क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी की असली ताकत सिर्फ जिम में वर्कआउट करने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मूवमेंट्स से आती है? क्या आपको लगता है कि बैठे रहना सिर्फ एक आदत है, या ये धीरे धीरे हमारी हेल्थ को चुपचाप कमजोर कर रहा है? मूव योर डीएनए एक ऐसी किताब है जो हमारी बॉडी की नेचुरल डिजाइन और मूवमेंट के बीच के गहरे रिश्ते को बेहद सरल लेकिन ताकतवर भाषा में सामने लाती है। इस किताब की लेखिका केटी बोमैन, जो एक बायोमैकेनिस्ट हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में जो लगातार बैठे रहने की आदत है, वही असली वजह है हमारी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की। इस किताब में सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं होती, बल्कि हर उस माइक्रो मूवमेंट की बात होती है जो हमारी हड्डियों, मसल्स, अंगों और यहां तक कि सेल्स तक को भी प्रभावित करता है। मूव योर डीएनए बताती है कि कैसे हमारी हेल्थ सिर्फ खाने पीने या सप्लीमेंट्स से नहीं, बल्कि हमारी मूवमेंट हैबिट्स से बनती है, और कैसे हम अपने शरीर को जिम के बाहर अपने नेचुरल माहौल में एक्टिव करके लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। इस किताब में 14 चैप्टर्स के जरिए केटी बोमैन हमें यह समझाती हैं कि एक्टिव और फिट होने में कितना गहरा फर्क है, और सबसे जरूरी बात ये कि ये किताब किसी भी उम्र, प्रोफेशन या लोकेशन वाले इंसान के लिए है, चाहे आप किसी गांव में खेतों में काम करते हों या शहर के ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर। अब आइए थोड़ा जुड़ते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल के उस अपनेपन से, जो हर कहानी में आपको न सिर्फ ज्ञान देता है, बल्कि अपनेपन का एहसास भी कराता है। यह चैनल सिर्फ किताबें पढ़ने या सुनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक ऐसा पुल है जो शहर के तेज भागते जीवन और गांव की मिट्टी की खुशबू के बीच बना हुआ है। यहाँ हर शब्द में आपको मिलेगा वो अपनापन जो आपको अपने गांव के बुजुर्गों की बातें याद दिलाएगा, और साथ ही वो नॉलेज जो शहर की किताबों की अलमारियों में सजी रहती है। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करवाना है। हम चाहते हैं कि जब कोई बच्चा खेत के किनारे ईयरफोन लगाकर हमारी ऑडियो बुक सुने, तो उसे लगे कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ा सीख रहा है। हम चाहते हैं कि जब कोई युवक ट्रेन में सफर करते हुए हमारी आवाज सुन रहा हो, तो उसे लगे कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। और हम चाहते हैं कि जब कोई गृहिणी खाना बनाते वक्त हमारी स्क्रिप्ट सुने, तो उसे लगे कि उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर रही है। मूव योर डीएनए सिर्फ शरीर को हिलाने की बात नहीं करती, यह हमारी सोच को भी हिलाने वाली किताब है। तो चलिए इस किताब की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की नेचुरल फिजियोलॉजी को समझकर एक हेल्दी, बैलेंस्ड और सच में जिंदा जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 1, यू आर हाउ यू मूव। इस पहले चैप्टर में केटी बोमैन एक बहुत ही जरूरी और गहराई से जुड़ी बात कहती हैं कि हमारी बॉडी वैसी बन जाती है जैसी हमारी आदतें होती हैं। यानी हम जिस तरह हर रोज अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चलना हो, बैठना हो, झुकना हो या कुछ न करना, हमारी बॉडी उसी हिसाब से ढल जाती है। ये विचार सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही क्रांतिकारी है। वो एक उदाहरण देती हैं, जैसे एक पेड़ जो हमेशा एक ही दिशा में सूरज की तरफ झुका होता है, उसकी टहनियां, उसकी जड़ें और उसका पूरा ढांचा उसी झुकाव के हिसाब से ढल जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी भी हर दिन जिन पोजीशंस, जिन मूवमेंट्स में रहती है, उसके हिसाब से ढलती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 8 से 10 घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठा रहता है, फिर कार में बैठकर घर आता है, फिर टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए सोफे पर बैठा रहता है, तो उसकी बॉडी का ज्यादातर समय बैठने में ही बीतता है। ऐसे में धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी का झुकाव बदलने लगता है, कंधे आगे की तरफ आ जाते हैं, हिप्स जकड़ जाते हैं और मसल्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी कैसे बदल रही है। केटी कहती हैं कि फिट दिखना और हेल्दी होना 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग जिम जाते हैं, सुबह दौड़ते हैं, लेकिन फिर बाकी का दिन बैठे बैठे गुजारते हैं। ऐसे में 1 घंटा एक्टिव होना बाकी के 23 घंटे की निष्क्रियता की भरपाई नहीं कर सकता। हमारी बॉडी को रोजाना के हर मोमेंट में, हर वक्त मूवमेंट की जरूरत होती है। इस चैप्टर में वो मूवमेंट न्यूट्रिएंट नाम की एक अहम बात भी समझाती हैं। जैसे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, आयरन जैसी चीजों की जरूरत होती है,
वैसे ही अलग अलग तरह की मूवमेंट्स भी शरीर के लिए पोषण का काम करती हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ एक ही मूवमेंट करता है, जैसे रोज टहलना, तो ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान हर दिन सिर्फ चावल ही खाता हो। शरीर को तो पूरा खाना चाहिए, मूवमेंट्स का पूरा पोषण। केटी का यह कहना कि यू आर हाउ यू मूव सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हमारी बॉडी को समझने का एक नया नजरिया है। हमारी हड्डियां, मसल्स, टिश्यूज, यहां तक कि सेल्स तक, ये सब हमारी मूवमेंट्स के जवाब में प्रतिक्रिया करते हैं। इस चैप्टर में वो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अगर हम सचमुच हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हमें सिर्फ रनिंग या वर्कआउट पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि ये सोचना होगा कि हम हर रोज अपने शरीर को कैसे और कितनी तरह से मूव कर रहे हैं। चैप्टर 2, मल्टीपल वेज टू मूव। दूसरे चैप्टर में केटी इस बात को और भी गहराई से समझाती हैं कि मूवमेंट का मतलब सिर्फ एक्टिविटी नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वो रोजाना 1 घंटे योग कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो वही काफी है। लेकिन केटी कहती हैं कि हमारी बॉडी को केवल मूवमेंट नहीं चाहिए, उसे विविध मूवमेंट्स की जरूरत है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। वो कहती हैं कि मूवमेंट्स सिर्फ चलते रहने तक सीमित नहीं हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह की मूवमेंट चाहिए होती है। उदाहरण के लिए, हमारी पीठ को झुकने और घूमने की जरूरत है, हमारे कंधों को लटकने और खींचने की जरूरत है, हमारे पैरों को ऊपर नीचे चढ़ने, सीढ़ियां चढ़ने, दौड़ने और झुकने की जरूरत है। लेकिन हमारी आज की जिंदगी में हम ज्यादातर यही करते हैं, एक ही तरह की मूवमेंट्स या एक ही पोजीशन में घंटों रहना। वो कहती हैं कि आज के दौर में हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो पूरी बॉडी को संतुलित रूप से मूव नहीं कराती। एक सिंपल उदाहरण है, वेट ट्रेनिंग में आप केवल कुछ मसल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन बाकी शरीर निष्क्रिय ही रहता है। इसी तरह जब आप वॉक करते हैं तो आपकी लेग्स मूव होती हैं, लेकिन क्या आपके हिप्स पूरी तरह घूमते हैं? क्या आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से हिलती है? केटी कहती हैं कि मूवमेंट न्यूट्रिएंट्स सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी में भी जरूरी है। यानी मूवमेंट का सिर्फ होना जरूरी नहीं, बल्कि उसकी दिशा, उसका पैटर्न, उसकी विविधता और उसका प्रभाव भी मायने रखता है। वो हमें प्रकृति की ओर देखने को कहती हैं। पुराने जमाने में जब इंसान खेती करता था, लकड़ी काटता था, झील से पानी भरता था, जमीन पर बैठकर खाना खाता था, तब उसकी बॉडी हर दिन सैकड़ों तरह की मूवमेंट्स करती थी। चैप्टर 3, द बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। इस चैप्टर में केटी बोमन हमें एक गहरे वैज्ञानिक विषय बायोमैकेनिक्स से परिचित कराती है, लेकिन उनकी भाषा इतनी सहज और व्यवहारिक है कि यह जटिल विषय भी समझना आसान हो जाता है। बायोमैकेनिक्स का मतलब है हमारी बॉडी कैसे मूव करती है। अलग अलग मूवमेंट्स का शरीर के ऊतकों, हड्डियों, मसल्स और सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हर एक्शन का हमारे शरीर पर एक फिजिकल असर होता है। केटी बताती हैं कि मूवमेंट कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह एक बायोमैकेनिकल इनपुट है, एक ऐसा संकेत जो हमारी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचता है। जब हम चलते हैं, बैठते हैं या कोई चीज उठाते हैं, तो यह मूवमेंट हमारे टिश्यूज और कोशिकाओं, सेल्स पर बल, फोर्स डालता है, और यही बल तय करता है कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक ही तरीके से हर दिन बैठते हैं तो उस विशेष मुद्रा से जुड़ी मसल्स पर बार बार एक ही तरह का लोड आता है। नतीजा, कुछ मसल्स ओवर टाइम एक्टिव हो जाती हैं और कुछ बिल्कुल निष्क्रिय। इसका सीधा असर आपकी बॉडी की शेप, स्ट्रेंथ और पोस्चर पर पड़ता है। वो यह भी समझाती हैं कि बायोमैकेनिक्स केवल एक्सरसाइज का विषय नहीं है, यह हर रोज की जिंदगी में हो रहे छोटे छोटे मूवमेंट्स से भी जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब आप फोन पर बात करते हुए सिर नीचे करते हैं तो आपकी गर्दन पर जो बल पड़ता है वह आपकी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। जब आप जूते पहनते वक्त झुकते नहीं बल्कि एक पैर को ऊपर उठाकर पहनते हैं तो आपके हिप्स को अलग तरीके से ताकत मिलती है। केटी कहती हैं कि हमारी बॉडी का हर पार्ट, चाहे वह पैरों की एड़ी हो या हाथों की उंगलियां, किसी खास डिजाइन के तहत बना है, लेकिन जब हम उन्हें उनकी नेचुरल मूवमेंट से वंचित कर देते हैं तो धीरे धीरे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। वो एक बहुत दिलचस्प शब्द का प्रयोग करती हैं, मेकानो ट्रांसडक्शन, जिसका मतलब है
जब कोई फिजिकल फोर्स आपकी कोशिकाओं को संकेत देती है और आपकी बॉडी उस इनपुट के आधार पर खुद को रीमॉडल करती है। यानी हम जैसे मूव करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी अपने आप को ढालती जाती है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी पहलू यह है कि हमें हर मूवमेंट को एक बायोमैकेनिकल सिग्नल की तरह देखना चाहिए, और जब हम लगातार एक जैसी पोजीशन या सीमित मूवमेंट्स में रहते हैं तो हमारी बॉडी को वो जरूरी सिग्नल नहीं मिलते, जिसकी वजह से वह कमजोर, असंतुलित और दर्द से भरी हो जाती है। चैप्टर 4 मूवमेंट इज नॉट एक्सरसाइज। यह चैप्टर हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से हिला देता है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर हेल्दी रहना है तो रोज एक्सरसाइज करो, लेकिन केटी बोमन इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। वो कहती हैं मूवमेंट और एक्सरसाइज दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। वो उदाहरण देकर बताती हैं, मान लीजिए आप 1 घंटे जिम में खूब पसीना बहाते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, वेट उठाते हैं, लेकिन फिर दिन के बाकी 23 घंटे आप ऑफिस में कुर्सी पर, कार में सीट पर या घर में बेड पर बैठे रहते हैं। तो आपकी बॉडी को भले ही उस 1 घंटे की एक्सरसाइज मिली, लेकिन बाकी समय में वह लगभग मूवमेंट वंचित रही। इसका मतलब है आप एक्टिव नहीं बल्कि सेडेंटरी विद एक्सरसाइज हैं। केटी इस चैप्टर में क्लासिकल मूवमेंट्स और नेचुरल मूवमेंट्स के बीच फर्क समझाती हैं। जिम में की जाने वाली गतिविधियां अक्सर दोहराई जाती हैं, जैसे बार बार बाइसेप्स कर्ल करना या सिर्फ रनिंग पर ध्यान देना, जबकि नेचुरल मूवमेंट्स में आप हर दिशा में अलग अलग तरह से शरीर को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बगीचे में झुककर पौधा लगाना, जमीन से पानी का घड़ा उठाना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, बच्चों को गोद में लेना। ये सभी वो मूवमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को पूरे दिन एक्टिव रखते हैं और हर हिस्से को नेचुरल लौट देते हैं। वो कहती हैं एक्सरसाइज इज अ मॉडर्न इन्वेंशन, मूवमेंट इज बायोलॉजी। यानी एक्सरसाइज तो इंसान ने आधुनिक जिंदगी में खुद को एक्टिव रखने के लिए बनाई, जबकि मूवमेंट तो हमारे शरीर की जैविक जरूरत है, एक ऐसी क्रिया जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। इस चैप्टर में केटी यह भी बताती हैं कि कैसे हमारी सोच में बदलाव जरूरी है। हमें मूवमेंट को केवल फिटनेस या वजन घटाने के टूल के रूप में नहीं देखना चाहिए। मूवमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, डाइजेशन दुरुस्त रहता है, हार्मोन बैलेंस होता है और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। चैप्टर 5 सेडेंटरीआइज्ड। इस चैप्टर में केटी बोमन एक ऐसे शब्द पर फोकस करती हैं जो आज की आधुनिक जीवन शैली की असल तस्वीर पेश करता है, सेडेंटराइज्ड, यानी निष्क्रियता में ढली हुई जिंदगी। वो बताती हैं कि इंसान का शरीर हजारों वर्षों तक लगातार सक्रिय रहता था। खेतों में काम, जंगलों में चलना, पहाड़ों पर चढ़ना, जमीन पर बैठना, पानी के लिए झुकना, लकड़ी काटना, बच्चों को उठाना, इन सभी कार्यों में दिन भर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट शामिल होती थी। लेकिन अब की जिंदगी में इंसान का शरीर लगभग स्थिर हो गया है। केटी कहती हैं कि सेडेंटरी रहना मतलब केवल आलसी होना नहीं है। असल में आज की टेक्नोलॉजी और सुविधा ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम चाहकर भी कम मूव करते हैं। घर में वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोने के लिए झुकने की जरूरत नहीं, वाटर प्यूरिफायर है तो कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ता, एस्केलेटर है तो सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं। स्मार्टफोन और रिमोट कंट्रोल ने हमें बैठा रहने की आदत सिखा दी है। इस चैप्टर में केटी साफ कहती हैं कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोई संयोग नहीं है, ये एक कल्चरल डिजाइन है। हम बचपन से ही पढ़ाई के नाम पर घंटों कुर्सी पर बैठते हैं, फिर ऑफिस में डेस्क जॉब करते हैं, फिर घर आकर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर इस स्थिरता का आदी हो जाता है। वो बताती हैं कि यह निष्क्रियता हमारे शरीर के लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करती है। मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां घनी नहीं बन पाती, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी घटती है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। केटी यह भी कहती हैं कि हम भले ही एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठकर बिताते हैं तो हमारी बॉडी फिर भी सेडेंटराइज्ड ही मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हेल्दी बॉडी सिर्फ जिम में नहीं बनती,
बल्कि दिन भर की छोटी छोटी मूवमेंट्स से बनती है। वो हमें कुछ व्यवहारिक सुझाव भी देती हैं, जैसे घर में जमीन पर बैठना और उठना, डेस्क के पास खड़े होकर काम करना, मेट्रो या बस में खड़े रहना, बच्चों के साथ जमीन पर खेलना और पैदल चलने के बहाने बनाना। यह चैप्टर एक सच्चाई से सामना करवाता है कि अगर हम खुद को सेडेंटराइज्ड जिंदगी से नहीं निकालते तो हमारी बॉडी धीरे धीरे केवल जीने के लायक रह जाती है, जीने लायक नहीं। चैप्टर 6 मूव योर पार्ट्स। इस चैप्टर में केटी एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने रखती हैं। हमारी बॉडी एक एकल इकाई नहीं, बल्कि हजारों हिस्सों का एक नेटवर्क है। और सिर्फ चलना या दौड़ना, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं तो रोज टहलता हूं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी बॉडी के कुछ ही हिस्सों को दोहराते रहते हैं और बाकी भाग निष्क्रिय पड़े रहते हैं। केटी कहती हैं कि हमें होल बॉडी मूवमेंट की बजाय पार्ट बाय पार्ट मूवमेंट की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें यह समझना चाहिए कि शरीर के कौन कौन से हिस्से कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं और कौन से हिस्से उपेक्षित रह जाते हैं। वो उदाहरण देती हैं, जब आप चलते हैं तो सिर्फ आपके पैर मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी एड़ी सही तरीके से जमीन से टकरा रही है? क्या आपकी रीढ़ लचक रही है? क्या कंधे, हाथ और गर्दन उस चलने में शामिल हो रहे हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सवारी बन गया है। वो चल नहीं रहा, बस साथ में हिल रहा है। केटी कहती हैं कि हमें अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से महसूस करना चाहिए और उन्हें मूव कराने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे अपने पैरों की उंगलियों से चीजें उठाना, पंजों पर खड़े होकर कुछ देर रुकना, कंधों को अलग अलग दिशा में घुमाना, गर्दन को धीरे धीरे पूरा रोटेशन देना, पीठ को बेंड करना, घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठना। वो यह भी बताती हैं कि बॉडी के हर हिस्से को मूवमेंट की अलग जरूरत होती है। जैसे रीढ़ को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हिप्स को रोटेशन चाहिए, टखनों को स्ट्रेच चाहिए और मसल्स को हल्का लोड चाहिए। लेकिन जब हम हर दिन एक ही मूवमेंट्स में बंध जाते हैं, जैसे चलना, बैठना, झुकना, तो शरीर के कई हिस्से लगभग स्लीप मोड में चले जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि जब आप अपने शरीर के हर हिस्से को प्यार से और ध्यान से मूव करते हैं, तो आप न सिर्फ स्वस्थ रहते हैं, बल्कि अपने शरीर से फिर से जुड़ जाते हैं। आप उसे महसूस करने लगते हैं, उसके छोटे छोटे सिग्नल्स को समझने लगते हैं। चैप्टर 7 इन योर शूज। इस चैप्टर में केटी बोमन एक बेहद अनदेखी लेकिन बहुत अहम चीज पर ध्यान खींचती हैं, हमारे जूते, और वो कैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट्स और संरचना पर असर डालते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जूते बस पहनने की चीज है, आराम और सुरक्षा के लिए। लेकिन केटी यह स्पष्ट करती हैं कि जूते हमारी बॉडी की नेचुरल मूवमेंट्स को या तो सपोर्ट कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे बाधित करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। केटी कहती हैं कि हमारे पैर, खास तौर पर पंजे, एड़ियां, उंगलियां और टखने, हमारे पूरे शरीर के लिए नींव, फाउंडेशन का काम करते हैं। लेकिन जब हम मोटे सोल वाले, ऊंची एड़ी वाले, सख्त, तंग या आर्च सपोर्ट देने वाले जूते पहनते हैं, तो हमारी बॉडी उस नींव से कट जाती है। हमारी मसल्स और हड्डियां ठीक से काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जूता सारा काम उनके बदले कर रहा होता है। वो हमें यह समझाती हैं कि इंसान के पैर प्राकृतिक रूप से लचीले, मजबूत और बहुत अधिक सेंसरिटी वाले होते हैं। उनमें हजारों नसें और रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं जो ब्रेन को लगातार अपडेट भेजते हैं। जमीन कैसी है, दबाव कितना है, ट्रैक्शन कितना है, आदि। लेकिन जब हम मोटे तलवों वाले जूते पहनते हैं, तो यह पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। नतीजा, बैलेंस गड़बड़ा जाता है, बॉडी पोस्चर बदल जाता है और धीरे धीरे घुटनों, कूल्हों और रीढ़ तक तनाव बनने लगता है। केटी इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहती हैं कि जिस तरह से हम चलते हैं, दौड़ते हैं या खड़े होते हैं, उसका 70% असर हमारे जूतों की डिजाइन से आता है। यानी अगर आप नेचुरल मूवमेंट्स चाहते हैं, तो आपको अपने पैरों को नेचुरल हालत में रहने देना होगा। वो हमें मिनिमलिस्ट फुटवेयर या बेयरफुट मूवमेंट का विचार देती है, यानी ऐसे जूते पहनना जो पैर की बनावट में दखल न दें, उंगलियों को फैलने दें, जमीन को महसूस करने दें
और टखनों व एड़ियों को स्वाभाविक ढंग से मूव करने दें। इसके अलावा वो हमें चेतावनी देती हैं कि अगर आप लंबे समय से सख्त या ऊंची एड़ी वाले जूते पहन रहे हैं तो अचानक से बिल्कुल फ्लैट या मिनिमल जूतों पर न जाएं, क्योंकि आपकी पैर की मसल्स अब उस पुराने सपोर्ट की आदी हो चुकी हैं। उन्हें धीरे धीरे फिर से एक्टिव करना होगा, जैसे धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करके पैर की ताकत वापस लाना। केटी का यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि आपका चलना, आपकी रीढ़, आपके घुटने, सब कुछ आपके पैरों से शुरू होता है, और अगर हम अपने पैरों को सही जगह नहीं देते तो ऊपर का पूरा ढांचा डगमगा जाता है। चैप्टर 8 यू मूवमेंट इज इन योर सेल्स। यह चैप्टर विज्ञान और शरीर के गहरे संबंध को एक नया मोड़ देता है। केटी बोमन यहां हमें एक अनदेखा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देती हैं कि मूवमेंट केवल मसल्स, जॉइंट्स या बोन लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सेलुलर लेवल यानी कोशिकाओं तक जाता है। केटी कहती हैं कि जब हम मूव करते हैं तो असल में हम अपने शरीर की हर कोशिका को एक्टिव कर रहे होते हैं, और अगर हम मूव नहीं करते या एक ही तरह की सीमित मूवमेंट्स करते हैं तो कई कोशिकाएं निष्क्रिय रह जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप हर दिन सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते हों तो शरीर को बाकी पोषण नहीं मिल पाता। इस चैप्टर में एक खास शब्द आता है मैकेनोट्रांसडक्शन, जिसका मतलब है कि हमारी कोशिकाएं मूवमेंट से आने वाले बल, मैकेनिकल फोर्स को महसूस करती हैं और उस पर प्रतिक्रिया करती हैं। जब कोई मूवमेंट हमारे शरीर में होता है तो वह एक तरह का मैसेज बनकर हर सेल तक जाता है, और सेल उस मैसेज के आधार पर ग्रोथ, रिपेयर या रीस्ट्रक्चर का काम करता है। अब अगर मूवमेंट ही ना हो या सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित हो तो बाकी सेल्स तक ये सिग्नल नहीं पहुंचते, और धीरे धीरे वो सेल्स डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका असर क्या होता है? टिश्यू रिपेयर धीमा पड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और एजिंग प्रोसेस तेज हो सकती है। केटी इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि मूवमेंट के सिग्नल जितने बारीक होते हैं उतने ही प्रभावशाली होते हैं। मतलब सिर्फ दौड़ना, दौड़कर पसीना बहाना ही मूवमेंट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाना, उंगलियों को फैलाना, रीढ़ को घुमाना, एड़ी के बल खड़ा होना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं भी सेलुलर लेवल पर एक्टिवेशन पैदा करती हैं। वो हमें एक नया नजरिया देती हैं कि हमें मूवमेंट को बड़ी मेहनत के रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म पोषण के रूप में देखना चाहिए। चैप्टर 9 मूवमेंट इकोलॉजी। इस अध्याय में केटी बोमन हमें एक गहराई से यह समझाती हैं कि मूवमेंट केवल एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की संरचना और हमारे पर्यावरण के साथ गहरे संबंध का हिस्सा है। वो कहती हैं कि जिस तरह धरती का हर हिस्सा किसी न किसी इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे नदी, जंगल, पहाड़ और उसमें रहने वाले जीव, उसी तरह हमारा शरीर और उसमें होने वाला हर मूवमेंट भी एक मूवमेंट इकोलॉजी का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक ही तरह की गतिविधियां करता है, जैसे ऑफिस की कुर्सी पर बैठना, घर आकर सोफे पर बैठ जाना और फिर थोड़ी देर ट्रेडमिल पर दौड़ लेना, तो भले ही ये सब एक्टिविटी लगें, लेकिन ये मूवमेंट इकोलॉजी के नजरिए से बहुत सीमित और असंतुलित हैं। ये ठीक वैसा है जैसे कोई जंगल हो जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पेड़ हो, बाकी सब खत्म हो गए हों। केटी यह बताती हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विविधता बेहद जरूरी है। जैसे हमें अलग अलग रंगों और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन चाहिए होता है, वैसे ही हमें अलग अलग दिशा, गति और ताकत वाले मूवमेंट की भी जरूरत होती है। लेकिन आधुनिक जीवन में हमारी मूवमेंट डाइट बहुत ही मोनोटोनस हो गई है। हम एक ही मुद्रा में लंबे समय तक रहते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और शरीर के कुछ ही हिस्सों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी अंग निष्क्रिय रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, टहलने से केवल कुछ अंग सक्रिय होते हैं, लेकिन अगर हम कभी खेतों में काम करें, कभी पेड़ पर चढ़ें, कभी जमीन पर बैठें और कभी किसी भारी चीज को खींचें, तो हमारा शरीर असल में बायोमैकेनिकली फुल मूवमेंट पाता है। इस चैप्टर में वह यह भी कहती हैं कि मूवमेंट कोई अलग से करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज का कोई खास टाइम, बल्कि वो हमारे पूरे दिन में हर जगह, हर काम में शामिल होना चाहिए।
घर की सफाई, बर्तन धोना, बच्चों को गोद में उठाना, खेत में झुककर काम करना, ये सभी नेचुरल मूवमेंट हैं जो हमारी मूवमेंट इकोलॉजी को समृद्ध बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जिंदगी भर मजबूत, संतुलित और गतिशील बना रहे, तो हमें मूवमेंट को फिर से प्रकृति के साथ जोड़ना होगा। चैप्टर 10, टेक्नोलॉजी एंड डोमेस्टिकेशन। इस अध्याय में केटी बोमन हमें यह दिखाती हैं कि कैसे इंसान ने खुद को एक ऐसे वातावरण में डाल दिया है जो भले ही सुविधाजनक लगता हो, लेकिन असल में यह हमें हमारी मूल शक्ति और स्वतंत्रता से दूर ले जा रहा है। वह कहती हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को उसी तरह पालतू बना दिया है जैसे हम जानवरों को बना देते हैं। जब हम किसी जानवर को पालतू बनाते हैं तो उसे उसकी प्राकृतिक आदतों से काट देते हैं। जैसे जंगल का भेड़िया खुले मैदानों में दौड़ता है, अलग अलग इलाके में घूमता है, लेकिन जब वही भेड़िया कुत्ता बनकर घर में बंद हो जाता है तो उसकी सारी नेचुरल क्षमता धीमी पड़ जाती है। इंसानों के साथ भी यही हुआ है। पहले जब हमें पानी भरना होता था तो हम कुएं तक जाते थे, बाल्टी भरते थे, उसे उठाकर घर लाते थे। खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते, आटा पीसते, सब्जियां तोड़ते, दूध निकालते, ये सभी काम पूरे शरीर को एक्टिव बनाते थे। लेकिन अब एक बटन दबाकर मोटर से पानी आता है, गैस से खाना पकता है और ग्रोसरी ऐप से सामान सीधे दरवाजे पर आ जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे कामों से राहत तो दी है, लेकिन इसने हमारे शरीर को मूवमेंट से वंचित कर दिया है। केटी यह बात बेहद गहराई से समझाती हैं कि हमारी हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां, ये सब किसी बायोलॉजिकल सुविधा के लिए नहीं बने, बल्कि कठिन, विविध और नियमित मूवमेंट के लिए बने हैं। और जब हम उन्हें यह नहीं देते तो वे कमजोर, सख्त और दर्द से भर जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें इस हद तक निष्क्रिय बना दिया है कि अब हम किसी चीज को हाथ से उठाने की बजाय रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर या इलेक्ट्रिक ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि बच्चों को झुलाने के लिए भी ऑटोमेटेड क्रैडल आ गए हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है, बल्कि यह कि हमें अपनी आदतों में फिर से एक्टिविटी का ताना बाना जोड़ना होगा। जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल, कुर्सी की बजाय जमीन पर बैठना, कपड़े हाथ से धोना, छोटे सामान खुद लाना, ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बड़े मायने रखते हैं। जब हम अपने वातावरण को थोड़ा अनुकूल बनाएं, यानी ज्यादा मूवमेंट की गुंजाइश वाला, तभी हम टेक्नोलॉजी के फायदे भी ले पाएंगे और अपनी फिजिकल आजादी भी बरकरार रख पाएंगे। चैप्टर 11, बियॉन्ड एक्सरसाइज। इस चैप्टर में कैटी बोमैन हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझाने की कोशिश करती हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। आज के दौर में हमने हेल्थ को एक सीमित दायरे में कैद कर लिया है, जहां हम मानते हैं कि अगर हम दिन में 1 या 2 घंटे जिम चले जाएं, वॉक कर लें या योग कर लें, तो हमने अपनी सेहत का ख्याल रख लिया। लेकिन कैटी कहती हैं कि यह सोच अधूरी है। हमारे शरीर को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि लगातार और विविध प्रकार की मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। यानी एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा जरूरी है मूवमेंट भरा जीवन। इस चैप्टर में वे 2 शब्दों के बीच फर्क बताती हैं, मूवमेंट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो होता है जो हम एक तय समय में एक तय पैटर्न में करते हैं, जैसे जॉगिंग, जिमिंग या योगा क्लासेस। लेकिन मूवमेंट हर समय हो सकता है, जैसे जमीन पर बैठना और बार बार उठना, सीढ़ियां चढ़ना, बर्तन धोना या खेत में काम करना। गांव का जीवन इसीलिए ज्यादा नेचुरल होता है क्योंकि वहां दिन भर छोटे छोटे मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिनमें शरीर के हर हिस्से की नेचुरल एक्सरसाइज होती रहती है। कैटी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी पूरी लाइफ एक कुर्सी और स्क्रीन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो 1 घंटे की एक्सरसाइज उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। वह कहती हैं कि हमें अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे मूवमेंट्स को जगह देनी होगी, जैसे फर्श पर बैठना, जमीन पर खाना, चलकर बातें करना, घर में झाड़ू पोंछा करना या रोजमर्रा के कामों में शरीर को शामिल करना। इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर उदाहरण है एक बागवानी करने वाली बुजुर्ग महिला का। वह कोई जिम नहीं जाती, न ही कोई स्पेशल एक्सरसाइज करती है, लेकिन वो रोज अपने बाग में झुकती है, उठती है, मिट्टी में काम करती है, बाल्टियां भरती है और उसका शरीर
बेहद सक्रिय और लचीला रहता है। कैटी यह भी बताती हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते भी हैं वे अक्सर बहुत सीमित मूवमेंट करते हैं, जैसे एक ही तरह का रनिंग पैटर्न, एक ही एंगल पर वेट उठाना, जिससे शरीर के कुछ हिस्से ही स्ट्रांग होते हैं, बाकी कमजोर रह जाते हैं। जबकि नेचुरल मूवमेंट्स में पूरा शरीर संतुलन के साथ काम करता है। वो कहती हैं कि मूवमेंट का अर्थ सिर्फ कैलोरी बर्न करना या मसल बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने शरीर को उसकी प्राकृतिक भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीजें हमारे पूर्वज करते थे, जैसे लकड़ी काटना, पानी भरना, जंगल में चलना, वो सब आज खो गई हैं। और यही वजह है कि हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस चैप्टर के जरिए कैटी हमें यह सिखाती हैं कि हमें एक्टिव मोमेंट्स की तलाश करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को इस तरह बदलना चाहिए कि हम खुद ब खुद ज्यादा मूव करें, बिना किसी स्पेशल एक्सरसाइज के। तभी जाकर हम अपने शरीर की असली जरूरत पूरी कर पाएंगे। इसलिए चाहे आप शहर में हो या गांव में, एक्सरसाइज से आगे बढ़कर एक मूवमेंटफुल लाइफ की तरफ बढ़िए। यही इस चैप्टर का दिल से जुड़ा संदेश है। चैप्टर 12, यू आर हंटेड बाय योर शूज। इस चैप्टर में कैटी बोमन एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली बात को उजागर करती हैं। हमारे जूते, खासकर वो जो हम हर दिन पहनते हैं, वो हमारी मूवमेंट और बॉडी पोस्चर को कैसे गहराई से प्रभावित करते हैं। उसने बताया कि हम सब शू हॉन्टेड हैं, यानी हमने इतने सालों तक एक जैसे जूते पहने हैं कि अब हमारे पैर उसी डिजाइन के अनुसार ढल चुके हैं। इसका नतीजा ये है कि हमारे पैर अपनी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत खो चुके हैं। कैटी कहती हैं कि जब हम हाई हील्स, मोटे सोल वाले जूते या आर्च सपोर्ट पहनते हैं तो हम अपने पैरों की उस ताकत को कुंद कर देते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें बैलेंस और शॉक एब्जॉर्प्शन देती है। हम सोचते हैं कि ये सपोर्टिव शूज हमारी मदद कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये हमारे पैरों को कमजोर बना रहे हैं और उसका असर हमारे घुटनों, कूल्हों, रीढ़ और गर्दन तक जाता है। इस चैप्टर में वो एक और अहम बात समझाती हैं। जब हम हर वक्त सपाट या कुशन वाले जूते पहनते हैं तो हमारे पैर ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो पाते। हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि जमीन कैसी है, कितनी ढलान है या कितनी असमानता है। इसका असर हमारी बॉडी के संतुलन, मूवमेंट पैटर्न और जॉइंट हेल्थ पर पड़ता है। कैटी अपने पाठकों को इस चैप्टर में ट्रांजिशन की सलाह देती है, यानी एकदम से नंगे पैर चलने की बजाय धीरे धीरे ऐसे जूते पहनना शुरू करें जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हों, जिनका सोल पतला हो और जो आपके पैरों को नेचुरल ढंग से मूव करने दे। वो ये भी बताती हैं कि सिर्फ जूते बदलना ही काफी नहीं है, हमें अपने पैरों की ताकत और मूवमेंट कैपेसिटी को दोबारा विकसित करना होगा। इसके लिए वो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस का जिक्र करती हैं, जैसे टॉ लिफ्ट्स, हील स्ट्रेच और ग्राउंड पर धीरे धीरे चलना। इस चैप्टर का सार ये है कि हमें अपने पैरों को आजादी देनी होगी। हम जितना ज्यादा उन्हें प्राकृतिक रूप से चलने देंगे, उतना ही हमारी पूरी बॉडी हेल्दी, बैलेंस्ड और मूवमेंट के लिए रेडी होगी। कैटी बोमन एकदम स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, अगर आप मूवमेंट को ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने जूतों से आजाद हो जाइए। चैप्टर 13, योर हिप्स आर स्टक। इस अध्याय में कैटी बोमन हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से की गहराई से पड़ताल करती हैं जो हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट का केंद्र होता है, हमारे हिप्स। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ समस्या ये है कि उनके हिप्स स्टक यानी जकड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि उनके हिप्स ठीक से मूव नहीं कर पाते, ना ही फ्लेक्स होते हैं और ना ही उनका इस्तेमाल सही तरीके से चलने, बैठने या उठने में हो पाता है। कैटी बताती हैं कि हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल ने हमारे हिप्स को निष्क्रिय बना दिया है। हम घंटों कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, कार में यात्रा करते हैं और एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ जिम की कुछ मशीनों पर हिप्स को सीमित एंगल पर हिलाते हैं। इसका असर यह होता है कि हमारे ग्लूट्स, हिप्स की सबसे बड़ी मसल, हैमस्ट्रिंग्स और पेल्विक एरिया कमजोर और टाइट हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम जब भी चलने या उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी उस काम को किसी और मसल से करवाती है, जैसे कि लोअर बैक या घुटने, जो इसकी भरपाई करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को कमर दर्द, घुटनों की तकलीफ और पीठ में जकड़न होती है। इस चैप्टर में कैटी यह भी स्पष्ट करती हैं कि हमारे हिप्स का फ्री मूव होना
सिर्फ चलने फिरने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि हमारी पूरी बॉडी की पोस्चरल हेल्थ, ब्रीदिंग और यहां तक कि ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आपके हिप्स ठीक से काम नहीं करते तो आपकी बॉडी की बेसिक अलाइनमेंट गड़बड़ा जाती है। फिर वो बताती हैं कि हिप्स को अनस्टक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें बैठने के पैटर्न को बदलना होगा। हमें कुर्सियों की बजाय जमीन पर बैठना, घुटनों को मोड़कर फ्लोर में ज्यादा समय बिताना और बैठने की पोजीशन को बार बार बदलना सीखना होगा। दूसरा, हमें अपने हिप्स की मसल्स को स्ट्रेच और एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए वो हिप ओपनर मूवमेंट्स, लंजेस, स्क्वैट्स और डेली स्ट्रेच रूटीन की सलाह देती हैं। वो ये भी कहती हैं कि आपको बहुत धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सालों से बैठे हुए हिप्स को एकदम से खुलवाना मुमकिन नहीं है। शरीर को समय, स्पेस और मूवमेंट की प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने हिप्स को मूव करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी बदलने लगेगी। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है, हिप्स को आजाद कीजिए और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का, बैलेंस्ड और एनर्जेटिक हो गया है। कैटी बोमन याद दिलाती हैं कि चलना, दौड़ना, उठना, बैठना ये सब तभी सही ढंग से हो सकता है जब हमारे हिप्स मूवमेंट के लिए तैयार और सक्रिय हों। चैप्टर 14, शूज आर कास्ट्स। इस अध्याय में कैटी बोमन एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला दावा करती हैं। जूते दरअसल एक तरह की प्लास्टर कास्ट की तरह होते हैं। जैसे कोई हड्डी टूट जाए तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर उसे कास्ट यानी प्लास्टर में बांध देता है। ठीक वैसे ही जूते हमारे पैरों को एक सीमित आकार और मूवमेंट में बांध देते हैं। लेकिन फर्क यह है कि हड्डी का प्लास्टर कुछ हफ्तों तक रहता है, जबकि जूते हम जिंदगी भर पहनते हैं। कैटी कहती हैं कि हमारे पैर, खासकर टखने, एड़ी, तलवे और पैर की उंगलियां हजारों नसों, मसल्स और जोड़ों से बने हुए हैं। ये इतने सेंसिटिव और एक्टिव हिस्से हैं कि अगर इन्हें आजादी से काम करने दिया जाए तो ये पूरे शरीर को स्थिरता, संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन जब हम मोटे सोल, हार्ड बेस और हील वाले जूते पहनते हैं तो हम इन सभी अंगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देते हैं। हमारे पैर अब खुद को बैलेंस नहीं करते, बल्कि जूते के ढांचे के हिसाब से खुद को सीमित कर लेते हैं। वो ये भी बताती हैं कि जूते पहनना शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालता है। जब आप हील पहनते हैं तो आपकी बॉडी का वेट थोड़ा आगे की ओर खिसक जाता है। इससे आपके घुटनों, हिप्स और पीठ पर जरूरत से ज्यादा दबाव आता है। इसका असर यह होता है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी की नेचुरल अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और आपको पोस्चरल प्रॉब्लम्स, घुटनों का दर्द, लोअर बैक पेन और यहां तक कि सिर दर्द जैसी परेशानियां होने लगती हैं। कैटी यह भी समझाती हैं कि पैरों की मसल्स अगर सक्रिय न रहें तो वो कमजोर हो जाती हैं। जिस तरह हाथ में लंबे समय तक प्लास्टर रहने के बाद मसल कमजोर पड़ जाती है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने पैरों को जूतों में बंद रखते हैं तो धीरे धीरे उनमें मूवमेंट करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गिरने का डर, बैलेंस की समस्या और चलने की परेशानी बढ़ने लगती है। तो इसका हल क्या है? कैटी बताती हैं कि सबसे पहले हमें मिनिमल फुटवियर अपनाना चाहिए, यानी ऐसे जूते जो आपके पैरों को जमीन से जुड़ाव महसूस करने दें, जो फ्लैट हों, सोल पतली हो और जिनमें आपकी उंगलियों को फैलने की जगह मिले। दूसरा, हमें जितना हो सके नंगे पांव चलने की आदत डालनी चाहिए, घर में, घास पर, रेत पर या किसी भी सुरक्षित सतह पर। इससे आपके पैर दोबारा से नेचुरली काम करना शुरू करते हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर आप सालों से जूते पहनते आए हैं तो एकदम से मिनिमल शूज या नंगे पांव चलना शुरू न करें। पहले पैरों की स्ट्रेचिंग, उंगलियों की एक्टिवेशन और फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आपके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, जूते सिर्फ फैशन या प्रोटेक्शन नहीं हैं, वो हमारे मूवमेंट पैटर्न को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप सच में आजादी से चलना, दौड़ना, बैलेंस करना और उम्र के साथ एक्टिव बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों को आजाद करना होगा, क्योंकि अगर पैर मजबूत हैं तो पूरी बॉडी मजबूत है। हम सबकी जिंदगी आजकल मशीनों और स्क्रीन के इर्द गिर्द घूम रही है। हमने चलना छोड़ दिया है, झुकना छोड़ दिया है, जमीन पर बैठना
और मिट्टी से रिश्ता बनाना छोड़ दिया है। केटी बोमन की किताब मूव योर डीएनए ने हमें याद दिलाया कि हमारा शरीर सिर्फ व्यायाम के लिए नहीं बना है, बल्कि जीने के हर पल में गति होनी चाहिए। चलते फिरते काम करना, झुककर चीजें उठाना, जमीन पर बैठना, खेतों की मेड़ पर चलना या घर में झाड़ू लगाना, हर गतिविधि हमारे शरीर को पोषण देती है। और जब हम ये प्राकृतिक हरकतें अपनी दिनचर्या में वापस लाते हैं, तब असली स्वास्थ्य लौट कर आता है। यही इस किताब का मूल संदेश है। अपने डीएनए को जगाओ, उसे उसकी असली प्रकृति के अनुरूप मूवमेंट दो। अब आइए थोड़ी बात करते हैं उस दिल से जो आपको ये आवाज सुना रहा है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो दिल्ली की भागती ट्रैफिक से लेकर वाराणसी के घाटों तक, मुंबई की लोकल ट्रेन से लेकर चंडीगढ़ की साइकिल पटरियों तक, जयपुर की हवेलियों से लेकर बेंगलुरु की कोडिंग लैब्स तक और पंजाब के खेतों से लेकर कोलकाता की पुरानी गलियों तक, हर जगह की जमीन से जुड़ा है। और गांव, अरे भाई, इस चैनल की आत्मा तो वहीं बसती है। हरियाणा के चरखे की चर्र चर्र, बिहार के आंगन की खटर पटर, उत्तर प्रदेश के कुएं की बाल्टी की छू छू और राजस्थान के चूल्हे की सौंधी सौंधी खुशबू, इन सब में हमारी आवाज गूंजती है। हमने सोचा क्यों ना ऐसी कहानियां, किताबें और ज्ञान आपके कानों तक पहुंचाया जाए, जिसे आप खेत में काम करते हुए, चौपाल पर बैठे हुए या रात को खाट पर लेटकर सुन सकें। ये आवाज आपकी है, आपके गांव की है, आपके घर की है। और हमारी सीमाएं सिर्फ भारत तक नहीं है। ये आवाज नेपाल के पर्वतीय गांवों से भी रिश्ता जोड़ती है, भूटान की शांति में भी गूंजती है, बांग्लादेश की साहित्यिक गलियों में भी जाती है और श्रीलंका के समुद्री तटों तक भी पहुंचती है। हमारी दोस्ती भाषा से नहीं, भावना से है, क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही एक परिवार है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि हर उस दिल को जोड़ना है जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है और बदलना चाहता है। शहर में हो या गांव में, देश में हो या सरहद के पार। तो अगर आप भी हमारे इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली बार जब आप किसी किताब की आवाज सुने, तो समझिए ये आपके अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे की आवाज है। हम जुड़े हैं किताबों से, कहानियों से और सबसे बढ़कर आपसे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर शब्द आपका है, हर किताब आपकी है और हर आवाज आपके परिवार की है। धन्यवाद।